आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ऑपरेशन की बात करेंगे जो किसी भी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बात है फरवरी 2016 की, जब भारतीय सेना की 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस का सामना आधुनिक अर्बन वॉरफेयर यानी शहरी युद्ध के सबसे मुश्किल हालातों से हुआ था। पंपोर की ईडीआई बिल्डिंग का यह ऑपरेशन एक परफेक्ट केस स्टडी है। यह हमें दिखाती है कि जब सारी सामरिक बाधाएं आपके खिलाफ हों तो कैसे सिर्फ एक सटीक रणनीति और अदम्य साहसी आखिरी रास्ता बचता है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। अब 20 फरवरी 2016 को असल में हुआ क्या था? शुरुआत होती है एक अचानक हुए घात लगाकर हमले से, जब भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के एक काफले को निशाना बनाया। हमला करने के तुरंत बाद वे भागकर पास की ही पंपोर की एक बहुमंजिला ईडीआई बिल्डिंग में छिप गए। कुछ ही देर में राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी इमारत को घेर लिया। लेकिन हालात इतने गंभीर थे कि पहले 10 पैरा और फिर 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस को बुलाना पड़ा। एक साधारण सा दिखने वाला हमला अब एक बेहद खतरनाक गतिरोध में बदल चुका था। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? दरअसल उस बिल्डिंग के अंदर 100 से ज्यादा आम नागरिक, जिनमें स्टूडेंट्स और स्टाफ शामिल थे, फंसे हुए थे। सुरक्षा बलों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता किसी भी तरह के बंधक संकट को टालना था। इसलिए बिना कोई देरी किए कैस्पर जैसे माइन प्रोटेक्टेड बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल करके उन सभी नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले इस इलाके को खाली कराना सबसे अहम कदम था। अब जरा सिचुएशन की असल गंभीरता को समझते हैं। सामने 6 मंजिल की एक मजबूत कंक्रीट की बिल्डिंग थी। अब आप सोचेंगे कि पूरी बिल्डिंग को ही क्यों नहीं उड़ा दिया गया, लेकिन देश के बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचाने के लिए यह विकल्प तुरंत खारिज कर दिया गया। हेलीकॉप्टर से छत के रास्ते घुसने का ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वहां कश्मीरी टीन की छतें थीं, जिन्हें तोड़ने में समय लगता और सैनिक सीधे दुश्मन के निशाने पर आ जाते। यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता था, क्योंकि कोई क्लियर फायरिंग विंडो थी ही नहीं। मतलब भारी हथियारों का इस्तेमाल तो पूरी तरह से नामुमकिन था। 60, जी हां, 60 कमरे। ये नंबर उस भयानक चुनौती को दिखाता है जो अब स्पेशल फोर्सेस के सामने खड़ी थी। 6 मंजिलें और 60 कमरे, और क्योंकि भारी हथियारों का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, इसलिए अब इन सभी कमरों को एक एक करके अपने हाथों से सुरक्षित करना था। शारीरिक और मानसिक रूप से ये एक बेहद थका देने वाला और खतरनाक काम था। तो ऐसे में ऑपरेशन को लीड कर रहे कैप्टन तुषार महाजन का पहला कदम क्या था? बहुत ही सटीक। उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले बिल्डिंग की सभी खिड़कियों को लॉकडाउन किया जाए। पासी की एक छोटी इमारत का फायदा उठाते हुए उन्होंने 3 तरफ स्नाइपर टीमें तैनात कर दी। मकसद साफ था, जब हमारे जवान बिल्डिंग की तरफ बढ़ें तो आतंकी ऊपर से उन पर फायरिंग ना कर सकें। लेकिन वो आतंकवादी भी पूरी तरह से तैयार बैठे थे। जब स्पेशल फोर्सेस ने कैस्पर गाड़े के जरिए मेन गेट तक पहुंचने की कोशिश की तो उन्होंने यूबीजीएल यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया। ये राइफल के नीचे लगा एक ऐसा अटैचमेंट होता है जिससे सीधे विस्फोटक ग्रेनेड दागे जा सकते हैं। इस भारी गोलाबारी ने यह साबित कर दिया कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आया था और आसानी से हार नहीं मानने वाला था। अब कंक्रीट की मजबूत दीवारें और दुश्मन की भारी फायरिंग, बचा तो बस एक ही रास्ता, क्लोज क्वार्टर्स रूम इंटरवेंशन, यानी बिल्डिंग के अंदर घुसकर कमरे दर कमरे की सफाई। ये एक ऐसी व्यवस्थित ड्रिल है जिसमें गलती की 1% भी गुंजाइश नहीं होती और खतरे का स्तर बिल्कुल चरम पर होता है। ये रूम इंटरवेंशन ड्रिल बिल्कुल किसी फास्ट पेस्ड एक्शन की तरह होती है। सबसे पहले दरवाजे को तोड़ा जाता है, फिर तुरंत अंदर एक शॉक ग्रेनेड फेंका जाता है ताकि दुश्मन को कुछ सेकंड्स के लिए अंधा और बहरा किया जा सके। इसके तुरंत बाद पहला जवान अंदर घुसकर दरवाजे के पास का एरिया क्लियर करता है और ठीक 1 सेकंड के अंदर बाकी साथी कमरे के बाकी कोनों और बीच के हिस्से को सुरक्षित कर लेते हैं। ये सब इतनी तेजी से होता है कि पलक झपकाते ही खेल खत्म। यहां 9 पैरा एसएफ ने जो रणनीति अपनाई वो वाकई गजब थी। उन्होंने खुद को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट लिया। कैप्टन तुषार महाजन की टीम मुख्य सीढ़ियों से ऊपर गई, जबकि लांस नायक ओम प्रकाश यानी ओपी का दस्ता किनारे वाली सीढ़ियों से आगे बढ़ा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दुश्मन पर 2 तरफ से एक साथ हमला हो और वो पूरी तरह से एक शॉक स्टेट में आ जाए। जरा सोचिए, इसके लिए कितना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा। दोनों टीमों ने लगातार वायरलेस पर बात करते हुए बिल्कुल एक ही सेकंड में अपने अपने दरवाजों पर विस्फोटक लगाए और एक साथ धमाका किया। इस एक साथ हुए ब्रीच ने दुश्मन को पूरी तरह से भ्रम में डाल दिया कि आखिर असली हमला हो किस तरफ से रहा है। इस शानदार रणनीति का फायदा भी मिला।
ग्राउंड और पहली मंजिल को बहुत तेजी से सुरक्षित कर लिया गया। अब क्योंकि वहां के गलियारे काफी बड़े थे, इसलिए टीमें विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ी। ये तरकीब इसलिए लगाई गई ताकि क्लियरेंस की स्पीड भी बनी रहे और कोई भी जवान गलती से अपनी ही टीम की क्रॉस फायर में ना आ जाए। लेकिन असली मौत का खेल दूसरी मंजिल पर इंतजार कर रहा था। कमरा नंबर 3। आतंकवादियों ने भारी भरकम फर्नीचर लगाकर दरवाजे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। और तो और उन्होंने उस दरवाजे में छोटे छोटे छेद कर लिए थे, जहां से वे सीधे सीढ़ियों की तरफ अंधाधुंध राइफल से फायरिंग कर रहे थे। एक ऐसा जाल जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। इसी भारी फायरिंग के बीच लांस नायक ओम प्रकाश की टीम फंस गई। स्थिति बिगड़ते देख लांस नायक ओपी ने एक ऐसा फैसला लिया जो अकल्पनीय था। उन्होंने अपनी टीम को बचाने के लिए जानबूझकर दुश्मन की भारी फायरिंग को अपनी ओर खींचा और सीधा उनकी तरफ धावा बोल दिया। इस दौरान उन्हें गोलियां भी लगी, लेकिन उनके इस बलिदान ने उनकी टीम को छिपने और कवर लेने का वो जरूरी समय दे दिया। ये एक सच्चे शूरवीर का काम था। इस बीच कैप्टन तुषार की टीम तुरंत बैकअप के लिए पहुंची और बराबर वाले कमरा नंबर 2 में पोजीशन ले ली। अब यह साफ था कि लड़ाई CQB यानी क्लोज क्वार्टर्स बैटल में बदल चुकी है। CQB का मतलब है वो लड़ाई जो 10 मीटर से भी कम दूरी पर बंद कमरों में लड़ी जाती है। ये युद्ध का सबसे तेज और घातक रूप होता है। चूंकि मुख्य दरवाजा बंद था, कैप्टन तुषार ने यहां अपना गजब का तकनीकी दिमाग लगाया। दरवाजे को तोड़ने के बजाय उन्होंने कमरा नंबर 2 और 3 के बीच की जो साझा दीवार थी, उस पर सटीक मात्रा में विस्फोटक सेट कर दिए। एक ही झटके में उन्होंने उस ब्लॉक दरवाजे को पूरी तरह से बायपास कर दिया और दुश्मन को एक बिल्कुल नए एंगल से सरप्राइज कर दिया। जैसे ही दीवार टूटी, अंदर से धुआंधार फायरिंग हुई और कैप्टन तुषार के पैरों में कई गोलियां लगीं। लेकिन क्या वो रुके? बिल्कुल नहीं। अपनी इन गंभीर चोटों के बावजूद उन्होंने इस टूटी हुई दीवार से सीधा अंदर धावा बोल दिया। पहले आतंकवादी को उन्होंने अपनी CQB फायरिंग से ढेर किया और दूसरे को बिल्कुल आमने सामने की गुत्थम गुत्था लड़ाई यानी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार गिराया। ये उनका अपने मिशन के प्रति अडिग संकल्प था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले संघर्ष के बाद आखिरकार दोपहर 12:40 पर पूरी बिल्डिंग को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। सभी बचे हुए आतंकियों का सफाया हो चुका था और एक बहुत बड़े संभावित संकट को टाल दिया गया था। इस पूरे ऑपरेशन की तकनीकी बातों से परे एक और बात है जो इसे और भी मार्मिक बनाती है। लांस नायक ओम प्रकाश की अगले ही दिन की छुट्टी मंजूर हो चुकी थी। उनका सामान पैक था, लेकिन जब इस ऑपरेशन का कॉल आया तो उन्होंने घर जाने के बजाय अपनी टीम के साथ इस खतरनाक मिशन में जाने का फैसला किया। ऐसा समर्पण शायद ही कहीं देखने को मिलता है। ये पूरी घटना हमें स्पेशल फोर्सेस के उस बलिदान बैज की याद दिलाती है, जिसे वो गर्व से अपने सीने पर पहनते हैं। ये महज एक बैज नहीं है, बल्कि ये एक सोच है जो कहती है कि देश और टीम की सुरक्षा के लिए उनकी जान पहले से ही एक आहुति है। लांस नायक ओपी और कैप्टन तुषार ने इस बात को सच साबित कर दिखाया। इन शूरवीरों के इस सर्वोच्च बलिदान के लिए दोनों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। लांस नायक ओम प्रकाश को उनके अदम्य साहस के लिए और कैप्टन तुषार महाजन को मौत के सामने असाधारण नेतृत्व और बहादुरी के लिए ये सम्मान मिला। तो अंत में ये पूरी केस स्टडी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कंक्रीट के इस शहरी युद्ध में जहां दुश्मन छिपकर बैठा हो और हमारे सैनिक बिल्कुल खुले में हों, वहां एक सफल ऑपरेशन की असली और बाहरी कीमत क्या होती है? रणनीति और तकनीक अपनी जगह हैं, लेकिन हर सफल मिशन के पीछे वो मानवीय बलिदान होता है जो अक्सर पीछे छूट जाता है। और यही इस पूरी घटना की सबसे बड़ी सीख है।